वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीएसवाई पंकज चैनल में। और आज हम जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है 17 दिसंबर को, उसको देखते हुए इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी भर्ती परीक्षा 2023 में बिहार दरोगा में फंस सकते हैं, आ सकते हैं, जिनकी गारंटी है 100%, इसमें से आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को जो है शेयर कीजिए एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार पुलिस के लिए, जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 17 दिसंबर को, उसके लिए तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें जो है आपके तीनों पोर्शन को इसमें कंप्लीट किया गया है और इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था तो लेमार्क एवं ट्रिवेरनेस ने, जो कि 1801 ईस्वी में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक जो अरस्तु को कहते हैं और जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं और भारत में चिकित्सा के जनक जो है चरक हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट को बोलते हैं और भारत में जो शल्य चिकित्सा के जनक हैं वो सुश्रुत हैं। मानव का विकास इतिहास जो है परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। और हिस्टोरिया एनिमल्स पुस्तक जो अरस्तु की है और हिस्टोरिया प्लांटोरियम जो पुस्तक है वो थियोफ्रेस्टस की है। जीवधारियों का वर्गीकरण जो है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता जो है कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था कैरोलस लिनियस ने। कब किया था? 1753 ईस्वी में। और 5 जगत जो वर्गीकरण है पद्धति को प्रस्तुत किया था रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। कब किया था? 1969 ईस्वी में। समस्त जीवों को 5 जगत वर्गीकरण में वर्गीकरण किया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। और मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक और एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। जीवाणु की बात करते हैं तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने कब की थी? 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का जो पिता है वो है ल्यूवेनहॉक। जीवाणु नाम दिया था एहरेनबर्ग ने। कब दिया था? 1829 ईस्वी में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु है और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो म्यूकोपेप्टाइड की जो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। उसके बाद दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो परिवर्तित करता है राइजोबियम। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। इसीलिए जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणुओं तथा कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने। और उसके बाद जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 17S, यानी कि 70S प्रकार का राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है। और प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था गोल्डफॉस ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, हिस्टोलिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। विषाणु की बात करते हैं। विषाणु जो है संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है। विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणुओं का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। कोशिका विज्ञान की बात करते हैं तो कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादक दिया था स्लाइडेन तथा श्वान ने। कब किया था? तो 1838 से 39 में किया था। जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो प्राचीन कोशिका, यूकेरियोटिक न्यू कोशिका। और केंद्रक जो होता है केंद्रक एवं केंद्रका नहीं पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। केंद्रक एवं केंद्रका उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टम जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबलम की गैन्यूल सेल की कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु यानी कि ओवम। कोशिका की संरचना की बात करें, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। उसके बाद जीव द्रव्य की खोज की थी डुजॉर्डिन ने, और जीव द्रव्य का नामकरण दिया था पुरकिंजे ने। कब दिया था? 1839 ईस्वी में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जिसका कथन है हैक्सेल का। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था सुल्ज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था तो जीवाणुओं में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण किया था माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। उसके बाद क्रेब्स चक्र की खोज की थी हैंस क्रेब्स ने। इनके नाम पे इसका क्रेब्स चक्र पड़ा। और माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको शेयर कीजिए जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स बिहार दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिले। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने, और पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट में जो होता है मतलब इसकी हेल्प ली जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित होता है हैदराबाद में, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो केंद्र है भारत का वो हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। उसके बाद आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से, और आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोसोम राइबोज शर्करा, राइबोसोम नहीं राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। उसके बाद डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का प्रोटीन निर्माण करता है आरएनए। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से, और कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा किया होता है? तो ये होता है आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसमें जो वनस्पति विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट को कहते हैं, और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक को लिनियस को बोलते हैं। वनस्पति जगत का बड़ा समूह है थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है सुकाया। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है ब्रायोफाइटा, और प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाइशोनिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जियोप्सिस, और संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहलाता है ब्रायोफाइटा। उसके बाद टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम तथा छायादार स्थानों पे। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है एजोला। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला है। शैवाल के बारे में जान लेते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिकाएं भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमनेरिया। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? मैक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? मैक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनस। सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनस। कवक की बात करते हैं। कवक है तो कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। और प्रमुख कवक है यीस्ट, मशरूम और खमीर प्रमुख कवक हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैकोरोमाइसेस नामक कवक, और डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। शराब उद्योग में प्रयोग होता है यीस्ट का। बेकरी ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है लाइकेन के बने होते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था थियोफ्रेस्ट ने। और पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन कहलाते हैं कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सैक्सिकॉल्स। उसके बाद गोबर उगने वाले कवक को कहते हैं गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं क्रोफोफिल बोलते हैं इसको। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में जो है प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोशेला लाइकेन से। तो स्पीड बुक की जो है ये स्पीड के साथ आपको कवर कराई जा रही है।
तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी एग्जाम के। आप एग्जाम वाले दिन इसको सुन सकते हो 1 से 2 बार, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लॉबेरिया और इरेवेनिया रेमिनेलिया, लॉबेरिया इरेवेनिया लेमिनेरिया। उसके बाद है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं नग्न, आवरण नहीं होता है इनके ऊपर। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है सिकोया का, और सबसे छोटा अनावृत बीज पौधा है जेमिया पिग्मिया का। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से, साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। अनावृत बीजी पौधों में परागकण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। अब आवृत बीजी की बात करते हैं। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं फल के अंदर। सबसे बड़ा आवृत बीजी है यूकेलिप्टस। उसके बाद सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है लेमना। सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड का। सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया का। सबसे ऊंचा पौधा होता है सिकोया सेम्पर विरेंस का। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैंगन, टमाटर, तम्बाकू, मिर्च। रूटेसी कुल के पौधे होते हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। रोजेसी कुल के पौधे होते हैं सेब, नाशपाती, गुलाब, रसबरी। और मॉलबेसी कुल के पौधे होते हैं कपास, भिंडी, गुड़हल। मटर किस कुल का पौधा है? मटर जो है लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग मार्टरेसी कुल का पौधा है। लौंग के तेल का मुख्य घटक है यूरेनॉल। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़, और तर्क रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। तने की रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। जड़ों की रूपांतरण है मूली, गाजर, सलजम। जड़ों की रूपांतरण है मूली, गाजर, सलजम। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता तना। कंद के उदाहरण है आलू। घनकंद के उदाहरण है ओल और अरबी। प्रकंद के उदाहरण है अदरक और हल्दी। शकलकंद के उदाहरण है प्याज और लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। इंपॉर्टेंट है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्सीनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र है रंध्र स्टोमेटा, और पत्तियां सांस लेती हैं तो स्टोमेटा से। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में मात्रा की इकाई की बात करते हैं। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है भौतिकी विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं आइंस्टीन को। E बराबर mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्यूसिया से। ग्रीक शब्द यानी कि फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। वर्तमान में मापन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है एसआई पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो है एसआई पद्धति स्वीकार किया गया था 1967 में। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या 2। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील, यानी कि 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है क्यूसेक में। 1 क्यूसेक बराबर 28.317 मीटर उसका लीटर होता है। और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट से। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक का किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वायुमंडल में जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो डॉप्सन से। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिली mm। उसके बाद 0.001 mm बराबर होता है 10⁶ मीटर के। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर के। फर्मी मीटर यानी कि है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूमैन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। 1 फेमेटो बराबर होता है 10⁻15 मीटर। 1 बैरल बराबर होता है 10⁻159 लीटर। गलत सॉरी 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर, यानी कि एक बैरल में जो 159 लीटर होते हैं 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर।
1 कैरेट हीरा जो बराबर होता है 200 मिलीग्राम के, 0.2 बोल सकते हैं इसको। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट, 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। अब महत्वपूर्ण मापन उपकरण, गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर में, गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर में। द्रव्य की श्यानता मापक है विस्कोमीटर, द्रव्य की श्यानता मापक है विस्कोमीटर। द्रव्य के प्रवाह की गति मापक है फेंचुरीमीटर, द्रव्य के प्रवाह की गति मापक है वेंचुरीमीटर। बादलों की ऊंचाई जो है वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है नेफोस्कोप से। वाहन की चाल मापा जाता है टैकोमीटर से। वाहन द्वारा जो है दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से, रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंज। और सोनार प्रयोग किया जाता है नौसंचालकों द्वारा। और सागर की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से, सागर की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। समुद्र तल से जो है विमानों की ऊंचाई मापी जाती है तो अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरी हीलियोमीटर या पायरेनोमीटर से। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। ध्वनि की तीव्रता मापने मापक यंत्र है ऑडियोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रेक्टर पैमाने पर। भूकंप तीव्रता मापक यंत्र है सीस्मोग्राफ। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रैस्कोग्राफ। पौधों में वृद्धि मापक यंत्र है क्रैस्कोग्राफ। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। दुग्ध उत्पादकों में पसाकी जो है किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये ब्यूट्रियोमीटर से। किसको? ब्यूट्रियोमीटर से नापा जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। और घूमती हुई वस्तुओं की जो है गति की माप की जाती है तो गायरोस्कोप से। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान को। सदिश एवं अदिश राशियाँ, वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की नहीं होती है, वो कहलाती हैं अदिश राशियाँ। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं कहलाती हैं सदिश राशियाँ। प्रमुख अदिश राशियाँ हैं द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी। ये सब जो है अदिश राशियाँ हैं। और वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। प्रमुख सदिश राशियाँ कौन सी हैं? तो वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार, ये सब जो हैं सदिश राशियाँ हैं। चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है वेग। चाल तथा वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। वेग तथा चाल की विमा होती है L-1। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है कोणीय वेग। उसके बाद है कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग की जो विमा होती है ML-T-1। वेग परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की विमा होती है L-T-2। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है मंदन। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो उस बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं आवेग। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। एक बल प्रकार का है दबाव या खिंचाव का। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। बल का CGS मात्रक होता है डायन। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। बल की विमा होती है ML-T-2। और बल गुणनफल है मात्रा और त्वरण का। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। और वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का। उसके बाद है बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया कहलाता है बलागुण है एक सदिश राशि है। और बलागुण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बलागुण की विमा होती है ML-T-2। और जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है बल, आघूर्ण और टार्क। सरल मशीन की बात करें, सरल मशीन एक युक्ति है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। सरल मशीन का कार्य करती है। सरल मशीन जो होती है वो बल तथा बलागुण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक, घिरनी। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, प्लास, हैंड पंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन।
द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल तथा बेलचा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास बल के अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। प्रक्षेप्य गति की बात करते हैं तो जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है धनुष से छूटा बाण, तोप से छूटा गोला। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए 45 डिग्री कोण से। प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कोण होगा 90 डिग्री पे। घर्षण एवं घर्षण बल वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है घर्षण बल। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक या ग्रेफाइट का। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है सर्पी घर्षण बल। किसी लुढ़कती हुई वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है लोटने घर्षण बल। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है स्थितिक घर्षण बल। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है स्थितिक घर्षण बल का। लोटने घर्षण का मान होता है सबसे कम। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा था? न्यूटन ने। गति के नियमों के प्रतिपादक है न्यूटन। न्यूटन की प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाता है गैलीलियो या जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है विराम के जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है गति के जड़त्व के कारण। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है विराम के जड़त्व के कारण। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान। बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम गति के नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। नेक्स्ट है इसमें न्यूटन के तृतीय गति का नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे नाव से उछलने पर नाव का पीछे आगे की तरफ बढ़ना अथवा आपका आगे की तरफ गिरना। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया है। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु के स्थिति समय के बीच संवेग एवं भार। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल कहलाता है संवेग। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग की विमा होती है mL/t-2। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति उड़ना कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है कहलाता है भार। भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार के बराबर होता है 1/6 गुणा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार होगा 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कहलाता है 0। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है 1/81 भाग। कार्य एवं ऊर्जा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कहलाता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन के। कार्य में होता है केवल परिमाण, दिशा नहीं होती है। कार्य मात्रक कार्य होता है एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसे ही मात्रक होता है जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता किस पे? वस्तु के द्रव्यमान पर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि इसका विस्थापन हो 0। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाती है।
यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुसाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। कोई ऋणात्मक माना जाता है, कोई कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न कार्य है कैलोरी। उत्पन्न ऊर्जा 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा है कैलोरी। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबड़ के बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। बहते हुए जल धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। किसी वस्तु की जो है अगर वेग हम दुगना कर देंगे तो उस वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम परिमाण है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति एचपी के बराबर, हॉर्स पावर के बराबर। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित क्वेश्चन। बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है कहलाता है गुरुत्व बल। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है ये कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण जी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है 1.6 गुना। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता द्रव्यमान और आकार पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से जो है ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट स्लाइड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है अदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है समान। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में जो है स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर आ जाती है। और नीचे आते समय लिफ्ट की डोर टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा 0। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दिशा में भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है 0। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की जो है गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की बाद में। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। भू-स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व में। भू-स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। और संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं तो भू-स्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है 0। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है तो उसके द्रव्यमान पर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है सौर सेलें। नेक्स्ट है वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है कहलाता है पलायन वेग।
पलायन वेग के लिए पलायन वेग मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है रूट 2 गुना। दाब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब कहलाता है दाब। लगने वाला बल कहलाता है दाब। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब की विमा होती है ml-1 t-2। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर अधिक लगता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर हो रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। वायुमंडलीय दाब है पारे के 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पकड़ने वाला दाब। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 mm। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडल का दाब की इकाई होती है बार। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। स्टूडेंट्स, काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो प्लीज़ मैनेज करिए। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है आंधी तूफान आने की, और बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है वर्षा होने का। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत देता है मौसम साफ रहने का। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। उत्प्लावन बल तथा उत्प्लावकता द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। लॉ ऑफ फ्लोटिंग्स या उत्प्लावकता या प्लवन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है, यानी कि उत्प्लावक बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो जाए तो वह पिंड द्रव में डूब जाएगा। घनत्व की बात करते हैं डेंसिटी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन के। घनत्व का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्यू। घनत्व की विमा होती है ml-3। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं प्लवन के सिद्धांत पर। जल में अशुद्धियां या लवण मिलाने पर जल का घनत्व बढ़ता है। समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है और समुद्री जल का पानी नमकीन भी होता है। ये भी आंसर सही है। बिहार पुलिस में पूछा गया था अभी हाल ही में जो हुआ 2023 का कैंसिल एग्जाम। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 × 2.417। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है और जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से अधिक कम होता है किंतु पानी से अधिक। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है।
पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है, जमने पर पानी का घनत्व घटता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। पृष्ठ तनाव, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच ससंजक बल। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है। पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव की विमा होती है ml2-2। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्राकृतिक एवं ताप पर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धियां या नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वो बढ़ जाता है। किसमें? द्रव में घुलनशील अशुद्धियां या नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है रसायन विज्ञान। रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई थी कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहते हैं। पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। जो स्थान घेरता है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है वो कहलाता है पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट। और पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तत्व यौगिक मिश्रण। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व। तत्व के उदाहरण हैं कार्बन, सोना और हाइड्रोजन। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है 118। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है कार्बन। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है प्लेटोनियम। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। जब जल उदाहरण है यौगिक का। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता कहलाता है समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। मिश्रणों का पृथक्करण। द्रवों के मिश्रण को अलग करना कहलाता है आसवन। समुद्री जल एवं आसुत जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। एल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर, नैप्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट है भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किए जाते हैं प्रभाजी आसवन विधि से। परमाणु एवं अणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। कब? 1803 में। यौगिक की सबसे छोटी इकाई है अणु। परमाणु के नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के।
प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। कब की थी? 1886 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉम्पसन ने। कब की? 1897 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज की जो है चैडविक ने। कब की थी? 1932 ईस्वी में। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है शून्य और हाइड्रोजन में, और किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों का भार इलेक्ट्रॉनों के भार का होता है 1840 गुना लगभग, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। इलेक्ट्रॉनों का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित कण। पॉजिट्रॉन की खोज की एंडरसन ने। कब? 1932 में। न्यूट्रॉन है द्रव्यमान व आवेश रहित कण। न्यूट्रॉन की खोज की पाउली ने। कब की? 1930 में। फोटोन होता है ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युत होता है उदासीन कक्षा एवं उपकक्षा। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह कहलाता है कक्षा या सेल। कक्षा को निरूपित किया जाता है KLMNOPQ द्वारा। नाभिक के समीपस्थ कक्षा है K। समीपस्थ कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम, और उपकक्षा को दर्शाया जाता है SPDF से। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक एवं समभारिक वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। अंडे के समान गंध आती है, तो अंडे के समान गंध जो आती है वो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में जो है ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन होता है एक अधातु। कार्बन का परमाणु संख्या है 6। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं अपरूप। कार्बन के 2 अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 और 2.417। उसके बाद है हीरा का आकार होता है तो चतुष्कोणीय, और 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। हीरा का उपयोग होता है कांच काटने में। ग्रेफाइट होती है विद्युत की सुचालक। ग्रेफाइट का जो है उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बन यौगिक के, और सभी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य अवयव होता है कार्बन। खनिज एवं अयस्क पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ तत्व या यौगिक कहलाते हैं खनिज। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है कहलाती हैं अयस्क। खनिज के उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है धातुकर्म। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड से, और तांबे का निष्कर्षण कॉपर पायराइड से। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट E2O3, मैग्नेटाइट Fe3O3, सीडराइट FeCO3। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। जस्ता यानी कि जिंक प्राप्त होता है कैलेमाइन से। सिनेवार अयस्क है पारा का। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट। मोनाजाइट अयस्क है थ्योरियम का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। यूरेनियम का जो है निष्कर्षण होता है पिचब्लेंड से। और यूरेनियम के खोज हैं क्लैप्रोथ ने सन 1789 में की। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है यूरेनियम 238। यूरेनियम का जो है उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ट्ज एक रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। उपधातु एवं मिश्र धातु वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातुएं। उपधातुओं के उदाहरण हैं ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन। ये भी क्वेश्चन आया था किसमें? बिहार पुलिस एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आया था पहले दिन जो नेक्स्ट हुआ पेपर। पीतल जो है मिश्र धातु है तांबा तथा जस्ता का। सोल्डर टांका जो है मिश्रण है सीसा व टिन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टिन का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तांबा, निकेल और टिन का। गन मेटल मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और टिन का। इसके बाद है
बेल मेटल धातु मिश्र धातु है। बेल जो है तांबा और टिन का है। डच मेटल धातु है तांबा और जस्ता का। गन पाउडर या बारूद मिश्र धातु है। सल्फर, चारकोल तथा सोरा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का। अमलगम मिश्र धातु है। पारा एवं अन्य धातुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो है आयरन। लोहा धातु के साथ पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में। स्टील एवं लोहा, स्टील मिश्र धातु है लोहा व कार्बन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5। स्टील का निर्माण होता है बेसेमर विधि या सीमेंस विधि एवं विद्युत विधि द्वारा। जंग रहित लोहा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन एवं नमी लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। जिंक की परत यानी कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा में। सबसे निम्न कोटि का लोहा है ढलवा लोहा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकेल धातु। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है कहलाता है विलायक। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु मिट्टी। गैस में जो है गैस का विलयन वायु। द्रव में ठोस का विलयन समुद्री जल। द्रव में द्रव का विलयन जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन कोहरा बादल। गैस में ठोस का विलयन धुआं और वायु। द्रव में गैस का विलयन सोडा और वाटर। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O कहलाता है भारी जल। भारी जल की खोज किसने की थी? HC यूरे और वॉसबर्न ने। कब? 1932 में। भारी जल D2O जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक ट्रेसर के रूप में। भारी जल D2O का अणुभार होता है 20। जल एवं उसके प्रकार। जल H2O है एक यौगिक। जल बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से H2O। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार का जो है अनुपात होता है 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात होता है 2:1। सार्वत्रिक विलायक कहलाता है जल। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का द्रवणांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। शुद्ध जल का pH मान होता है 7.0। जल दो प्रकार का होता है कठोर एवं मृदु। साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल। साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है मृदु जल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में जो है स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ सल्फेट का घुले रहना। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक जो है प्रयुक्त होता है पोटेशियम क्लोराइड का। प्रमुख गैसें एवं उनकी प्रकृति। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी में। नेक्स्ट है, इसको जिम्मेदार माना जाता है इस गैस के रिसाव के लिए बोरेन एंडरसन को। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अश्रु गैस में प्रयोग किया जाता है अमोनिया का। अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हाथ से लॉफिंग गैस की खोज की थी प्रिस्टले ने। गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस और कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। वेल्डिंग में प्रयोग गैस है एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस का प्रमुख जो है प्रकृति क्या होता है? अम्लीय। सोडा वाटर के बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन या हीलियम गैस। कृत्रिम सांस के लिए किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का मिश्रण का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कहलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। ओनली CO इसमें नाम है। CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है? उदासीन। अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है शुष्क बर्फ। ठोस सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है CO2 गैस। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा।
क्षार, भस्म का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बनने वाला पदार्थ कहलाता है लवण। और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है अम्ल, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। लिटमस पत्र जो है प्राप्त किया जाता है लाइकेन से और सिरका में पाया जाता है एसिटिलीन अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिलिक अम्ल। चींटी बिच्छू के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। नींबू संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। फिटकरी व सोरा में होता है नाइट्रिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल होता है सेब में। उसके बाद मक्खन में होता है ब्यूटरिक अम्ल। इमली अंगूर में होता है टायट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला मुख्य स्रोत है एस्कॉर्बिक अम्ल का। रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल। फोटोग्राफी, कपड़े पर रंग के जंग के दाग तथा आज स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। मांसपेशियों में किस अम्ल के जो है एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है तो लैक्टिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है टार्ट्रिक अम्ल का। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है तो हाइड्रोजन। उसके बाद है अम्लराज, एक्वारेजिया मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल का। अम्लराज का सूत्र होता है HNO3 + HCl। फलों को संरक्षित करने तथा रबड़ के स्कंदन में प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा तंबाकू के शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O का। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्री जल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। अग्निशमक के रूप में उपयोग में लाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है विलेनों के पीएच मान। किसी विलेन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलेन का पीएच मान होता है 7, अम्लीय विलेन का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षारीय विलेन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, आशुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का जो है और मूत्र का पीएच मान होता है 6, नींबू का पीएच मान होता है 2.2, कॉफी का पीएच मान होता है 5.5, अंडा का पीएच मान होता है 7.7, सिरका का पीएच होता है 2.4 और शराब का पीएच होता है 2.8। हाइड्रोकार्बन के बारे में, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एक या त्रि आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम कच्चा तेल। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। गैसोलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम से। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट है पेट्रोल मिश्रण है तो हाइड्रोकार्बन का गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम के जो है प्रभाजी आसवन द्वारा। डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है C10 संख्या से। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी जो है यौगिक है टेट्रा एथिल लेड TEL। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड। गैसोहॉल मिश्रण होता है सीसा रहित पेट्रोल तथा अल्कोहल का। जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु जो है आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं कहलाता है बहुलकीकरण। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस है पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है पॉलीएमाइड से। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है इथाइल एसीटेट का। प्राकृतिक गैस एवं ईंधन। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक होती है मीथेन। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। कोयले की खानों से निकलती है मीथेन गैस। ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। रॉकेट प्रयुक्त ईंधन कहलाता है प्रोडोदक। रॉकेट के ईंधन नोदक के रूप में प्रयुक्त होता है द्रव हाइड्रोजन व द्रव नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है नाइट्रोजन कार्बन का।
मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड का भाप, अंगार, गैस या जल जो है गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। गोबर गैस संयंत्र जो है निकलती है मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस। बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। घरों में प्रयुक्त होने वाला द्रवित प्राकृतिक गैस कहलाता है एलपीजी। एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस होती है ब्यूटेन गैस। एलपीजी में होने वाला दुर्घटना से बचने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल मरकैप्टन को। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सर्वोत्तम उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। मुलायम कोयला होता है बिटुमिनस। भूरा कोयला होता है लिग्नाइट। भूरा कोयला होता है लिग्नाइट, यही क्वेश्चन यूपी पीईटी में आया था। भूरा कोयला होता है लिग्नाइट। ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का। एक ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी कि में। प्राकृतिक रबड़ एवं रेसे। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन C5H8 का। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन को। रबड़ को जो है सल्फर से गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। रबड़ आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। पीबीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा? विनाइल क्लोराइड के द्वारा। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर वेलेस एच कैराथोर्स ने। कब? 1935 में। मानस द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है नायलॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। रेयान का निर्माण होता है सेलुलोज से। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज होता है प्राकृतिक बहुलक। कागज बनता है शुद्ध सेलुलोज से। कांच एवं उसके उपयोग। कांच या शीशा होता है अतिशीतित द्रव। कांच के निर्माण में जो है प्रयुक्त होता है बालू, सोडा, चूना, पत्थर। कैमरा, दूरबीन के लेंस एवं विद्युत बल्ब में जो है प्रयोग होता है फ्लेंट कांच का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में प्रयोग होता है पायरेक्स कांच का। धूप चश्मा को लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्रुक्स कांच का। तो यहाँ पे जो है हमने तीनों सेक्शन को कंप्लीट किया है। आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके एग्जाम में।